थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी आपको, हैं? अस्सलाम वालेकुम बच्चों और यू कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बखैर आफियत होंगे, सब एकदम फिट होंगे। चैप्टर नंबर 11 पे डिस्कशन चल रही थी, जो उम्मीद है हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म हो जाए। जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक बेटी। यार सर जी थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ेगी। मुनव्वर को मैं कह के आऊँ ज़रा दोबारा क्या है स्लाइड्स का, भाई फिर से हो गया उधर ही, ऑल दो के मैं उसे कह के आया हूँ। जॉन कैसे हैं आप मुझे बताएं, आप काफ़ी दिनों बाद नज़र आए हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब्दुल हादी ये क्या लिख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रबिया बेटी, क्या हाल है आपका भी? अच्छा कल ना मुझे एक सवाल आया, मैं वो सवाल भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, पहले मैं ढूंढ लूँ। यस ठीक है आ गया यार। कल मुझे एक सवाल आया बेटी का, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या था। द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मैसेज। सो मैं आपको ये सवाल समझाता भी हूँ और बताता भी हूँ कि ये करना कैसे, मगर उससे पहले सवाल जरा सुनिएगा एवरीवन, जरा क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन ये था बेटी का कि क्वेश्चन ये था कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर मैसेज। मैंने वेलोसिटीज की रेशियो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बताई थी और मैंने कहा था कि वो होती है √ρ2/ρ1 के, और साथ ही मैंने बताया था कि डेंसिटी जो है वो मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस ρ2/ρ1 की जगह आपने सिंपली m2/m1 लगाना। ये मेरी उस बेटी का क्वेश्चन m2/m1 जिसने कल शायद व्हाट्सएप पे पूछा था या मैसेंजर पे पूछा था, मतलब आई कुडंट रिमेंबर राइट नाउ, भी मुझे याद नहीं है, बट सवाल ये था। तो उस सवाल को मैंने भी यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। हाँ जॉन आप लेक्चर ले तो रहे थे ना, बस मिस तो नहीं कर रहे थे ना, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। सर जी क्या कहते आ रहा हूँ कि चलिए जी आगे लेके चलता हूँ आपको इससे। जब तक बच्चों स्लाइड्स ओपन होती हैं तो वजह जरा मेरी तरफ रखिएगा। आई एम डिस्कसिंग स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक रिपीट कर दूं। मैंने सिंपली ये बताया कि कोशिश क्या करें साथ साथ सुन लिया करें, सिंपल सी बात है। V1/V2 इज और ρ2/ρ1 लिखा था और बताया था कि जो डेंसिटी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ρ2 की जगह m2 लिख दिया और m1 लिख दिया। सिंपल वो जो फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका था, ये V1/V2 इज इक्वल्स टू √ρ2/ρ1, इस फॉर्मूला को सिंपली चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। बोर्ड ब्लर है जी? आई डोंट थिंक सो बोर्ड ब्लर है, मैं चेक कर लेता हूँ। लारिश बोर्ड इज क्लियर, जस्ट चेंज योर स्क्रीन या यूट्यूब्स वीडियोस, क्या कहते हैं उसे, रेजोल्यूशन। देखा, थैंक यू यार, उसकी क्वालिटी को, रेजोल्यूशन को जरा चेंज कर लें, बेहतर कर लें। खैर आगे चलता हूं जी। लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज स्पेसिफिक हीट। लो जी स्पेसिफिक हीट को जरा सुनिएगा, बस स्पेसिफिक हीट को जरा सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट के बाद मैं समझाऊंगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होती है। चलिए मैं साथ ही यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट का जिक्र कर लेता हूँ। मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट को ही समझाना है तो मैं इकट्ठा ही समझा देता हूँ। सो व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट? आई वांट, हाँ जी लाहौर में खुली है लैपटॉपी की चौधरी मुनीब, तुमने इसके आगे कोई रेडी शेडी तो नहीं लगानी यार, रोज पूछते हो। ये फॉर्मूला डिफ्यूजन के लिए था, हाँ जी डिफ्यूजन के लिए भी केमिस्ट्री में हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ा हुआ। अच्छा जी, नाउ एवरीवन जस्ट फोकस हियर, तवज्जो जरा मेरी तरफ होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। स्पेसिफिक हीट, सिर्फ स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक हीट कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कोई खास मिकदार, एक यूनिट मिकदार है किसी भी सब्सटेंस की जो कि 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे पड़ी है, आप उसे गर्म करना चाहते हैं, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। आपने 25 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा के 26 डिग्री करना है, टेम्परेचर में सिर्फ 1 डिग्री का इजाफा करना है। उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में 1 डिग्री का इजाफा करने के लिए जो हीट आपको रिक्वायर्ड है, दैट हीट इज कॉल्ड एज
स्पेसिफिक हीट. सो हाउ कैन यू डिफाइन स्पेसिफिक हीट? अभी सिर्फ स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं. स्पेसिफिक हीट क्या होता है जी? स्पेसिफिक हीट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी यूनिट बॉडी का, यूनिट मास का, एक खास मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. What we are going to talk about, we are going to talk about molar specific heat. Molar specific heat. तैयबा बच्चे, वो एक बेटी ने क्वेश्चन किया था, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद जिसने क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन को मैंने सिर्फ डिस्कस किया था. चलिए मैं भी थोड़ी देर तक अपनी बात खत्म करके दोबारा डिस्कस कर दूंगा. अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट के, अब वो जो मैं पहले कह रहा था ना, यूनिट सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है. अब मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, शाबाश मोहम्मद साजिद गुड. अब मैं सिंपली ये कह रहा हूँ, हाँ जी मोमिना, आप भी सही कह रही. अब मोमिना आपने फॉर्मूला गलत लिखा है, V1 over V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 over M1 है. ठीक है मोमिना? ओके, रुशेल आपने किया था, जबरदस्त. क्या कहने लगा था मैं? देखा ना, मैं तवज्जो डिस्टॉर्ट हो जाती है. हाँ, आई वाज सेइंग कि now for example I have 1 mole of a substance in order to increase its temperature by 1 degree. जो एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड है, that is called as 1 molar specific heat. For example, मिसाल के तौर पे, for example I have 1 mole of water. तो 1 मोल वाटर कितने ग्राम बनेगा? आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर 18 ग्राम्स वाटर. 18 ग्राम्स वाटर लेट से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है. उसका टेम्परेचर 26 से 25 डिग्री करना है. जो हीट मेरे को चाहिए, दैट हीट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. एंड मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय C इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला जो है दैट इज C इज इक्वल्स टू, सो मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय C, दैट इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर चेंज इन टेम्परेचर. तो ये एक फार्मूला है आपके पास, जस्ट नोट इट डाउन. ये स्पेसिफिक हीट के लिए फार्मूला. नाउ दिस मोलर स्पेसिफिक हीट इज ऑफ 2 टाइप्स. मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 किस्म की होती है. जुमले पे गौर कीजिएगा. मोलर स्पेसिफिक हीट 2 किस्म की होती है. एक को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. सो वर्जन एक है कांस्टेंट प्रेशर वाली और एक है कांस्टेंट वॉल्यूम वाली. मैं दोनों को बारी बारी डिस्कस करूंगा, बस जुमले पे गौर कीजिएगा. पहले डिस्कस करता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम वाली को. सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बस बच्चा लोग ये जरा गौर से सुनिएगा, बातें थोड़ी सी टेक्निकल होने लगी हैं. अब आप सबकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे मेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पे वो बातें डिस्कस करनी है जिन पे बेसिक्स वीक होती है हमारी. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट जरा मुझे और अपने बच्चों को क्लियर करना है. मैं पहले समझ रहा था, शायद वो अंडरस्टूड होगा, लेकिन फिर बाद में जो सवाल आएंगे उससे पहले मैं खुद ही क्लियर कर दूं. अब इसमें जो डेल्टा एम है, हम मोलर स्पेसिफिक हीट डिस्कस कर रहे हैं. डेल्टा एम इज जस्ट मास इज 1 मोल. सो मेरे पास इस वक्त जो फॉर्मूला आएगा इस सी का स्पेसिफिक हीट का, दैट इज C इज इक्वल्स टू Q. mass is 1 mole, no need to write delta M over delta T. So मेरे पास इसका जो एक और फॉर्मूला बनता है मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए, दैट इज दिस वन जो मैंने आपके सामने लिख दिया. अच्छा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? जुमले पे गौर कीजिएगा. अब कांस्टेंट वॉल्यूम में होता क्या है? ये सारी चीजें मैंने आपको स्लाइड से करवानी थी, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, थिंग्स आर गोइंग गुड. इसमें होता क्या है? आपके पास लेट से एक चैम्बर है, दैट चैम्बर इज इनक्लोज्ड, दैट चैम्बर इज फिक्स्ड फ्रॉम टॉप, द वॉल्यूम इज फिक्स्ड. वॉल्यूम जो है फिक्स है. अब ये वॉल्यूम ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है. ये पिस्टन लॉक है. जब आपने इसको हीट करना शुरू किया, जब आपने इसको एनर्जी सप्लाई करनी शुरू की, वो एनर्जी कहां जाएगी? क्या कोई काम होगा? क्या वर्क डन होगा? क्या वॉल्यूम इंक्रीज आएगा? सब सवालों के जवाब है नहीं.
बेटी बोर्ड इज क्लियर, आप लोग बच्चों बोर्ड यहाँ से क्लियर है, ट्राई दैट के कोशिश करें कि साथ ही रहे मेरे। लारिश ने कहा फॉर्मूला रिपीट कर दें। लारिश बेटा फॉर्मूला सिंपल, ये हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था 9th क्लास में, Q इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर टी स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। मोलर के लिए हम 1 मोल मास ले रहे हैं स्टैंडर्ड, तो m लिखने की जरूरत नहीं, C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी है, राइट। तो मैं कह ये रहा था कि जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड। डेल्टा क्यों नहीं, डेल्टा में क्यों नहीं लिखा, डेल्टा में क्यों नहीं लिखा, मैं आपकी बात नहीं समझा बेटी। डेल्टा में क्यों नहीं लिखा, मैंने बताया तो है कि फॉर 1 मोल मास, आई हैव रिपीटेड दिस थिंग, आई गेस फॉर 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, मैं इस बात को कुछ चौथी दफा रिपीट कर चुका हूं। फॉर 1 मोल, मोलर की बात कर रहा हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं। 1 मोल, नो नीड टू राइट मास इज यूनिट। अगर आप 10 को 1 पे डिवाइड करें तो 10 ही जवाब आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा खैर आगे चलता हूं। नाउ दिस चैम्बर इज क्लोज, दिस चैम्बर इज टाइट फिक्स्ड, ये मूव नहीं करेगा, लिहाजा जितनी भी एनर्जी इसे देंगे वर्क 0 होगा, काम नहीं होगा। डेल्टा V is 0, W work is 0. So energy that will be supplied to this gas will be converted into the internal energy. It will raise its temperature. So at constant volume, कल भी बताया था, एक दफा फिर से बता देता हूं। इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा, फर्स्ट लॉ का Q is equals to डेल्टा U, W0। ना अब Q किसके इक्वल होगा, जरा इस फॉर्मूले से, स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से देखो, इसके फॉर्मूले से देखो, Q इज इक्वल टू, बच्चे मैं रोज इसी राइटिंग में लिखता हूँ, नॉट राइटिंग इट दिस थिंग इन द फर्स्ट टाइम। चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ, कोशिश करें कि जरा साथ साथ रहें एवरीवन प्लीज। सो Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T, मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, सो भाजन Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, इसकी जगह पुट कर दें C डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। सो याद रखिएगा, इन द के बड़ी अहम बात करने लगा हूं, इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम all energy that is given to the gas is converted into its internal energy that will raise its temperature, no work is done। सिंपल सी बात है, जितनी भी एनर्जी गैस को दी जाएगी, जितनी भी हीट गैस को दी जाएगी, सारी की सारी गैस की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी गैस का टेम्परेचर बढ़ा देगी। जबकि एट कांस्टेंट प्रेशर में कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, उस केस में this chamber is not locked, this chamber is not sealed, ये चैम्बर सील नहीं होता, लॉक नहीं होता, so it is not sealed, pressure is constant at the top, ऊपर कांस्टेंट प्रेशर मौजूद है। जब मैं इसे हीट करना शुरू करूंगा तो यहां पे मैंने बताया था आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, जितनी हीट इसे दूंगा कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ काम करेगी। सो फर्स्ट लॉ इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इस केस में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, Q की जगह Q की वैल्यू, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, Q इज C डेल्टा T, C डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। कांस्टेंट प्रेशर के लिए C के साथ नीचे P लिख रहा हूं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे फॉर्मूला था, C के साथ नीचे V लिख दिया। अब ये C डेल्टा V U के इक्वल है, वो C डेल्टा T डेल्टा U प्लस W के इक्वल है, डेल्टा U की वैल्यू यहां से पुट कीजिए, ये बन जाएगा CP डेल्टा T इज इक्वल टू U की जगह आ जाएगा CV डेल्टा T प्लस W। लिहाजा यहां से एक बात क्लियर होती है, वो बात क्या क्लियर होती है, CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में एक और फैक्टर ऐड हो रहा है। इसकी डेरिवेशन आपने अपनी फर्स्ट ईयर की किताब चैप्टर नंबर 11 के अंदर
की भी थी, वो डेरिवेशन सारी की सारी नहीं करवाऊंगा, जितनी करवानी जरूरी थी उतनी मैंने करवा दी। फिर एक फाइनल रिलेशन था कि आखिर कितनी बड़ी है स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू, तो हमने एक फॉर्मूला किया था Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp माइनस CV लें तो वो R के इक्वल आता है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज, इस फॉर्मूला को बोलते हैं, इस फॉर्मूला का जनरल नाम तो कोई नहीं है, ऐसे ही बस कह दिया मैं, जज्बाती हो गया। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। हाउ मच Cp ऑफ अ स्टैंडर्ड गैस इज, आइडियल गैस इज ग्रेटर देन CV। ले जी, रोशेल विच स्टेटमेंट, जी एग्जैक्टली कोमल आपने सही कहा। रोशेल विच स्टेटमेंट शुड आई रिपीट? एग्जैक्टली कोमल, शाबाश। विच स्टेटमेंट शुड आई रिपीट रोशेल? अच्छा बच्चों देखिए, मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ज्यादा बेसिक बातें करता हूं। इफ यू सी सम अदर इंस्टीट्यूशंस लेक्चर, तो यकीन करें एंट्री में इतनी बेसिक बातें नहीं बताई जाती, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के हिसाब से चलना होता। अगर मैं सीधी सीधी बात करके आपको एकदम आगे ले जाऊंगा ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसलिए मुझे सारी बेसिक बातें बतानी पड़ती हैं। यकीन करें एंट्री टेस्ट में ये जो बातें मैंने यहाँ भी बताई ना, कुछ भी नहीं बताई जाती। जब मैं खुद एक एंट्री टेस्ट किसी बड़ी क्लास में पढ़ाया करता हूँ, तो मैं सिर्फ ये रिलेशन लिखा, ये रिलेशन लिखा और ये रिलेशन लिखा, और साथ ही MCQs पे आ जाता हूँ। कभी जो मेरे पास व्हाट्सएप पे हुआ ना, मैं कैप्स के यहाँ स्टार्स के कुछ लेक्चर शेयर करूँगा जिस वक्त वो ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आप देखिए। अगर तो नहीं तैयबा सर, यस सर, तांकू आप बहुत, तांकू 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 क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हद हो गई यार, तो सारी तुम लोग ना वो शुरू हो जाओ बटरिंग, हद नहीं हो गई वैसे हैं। हद हो गई यार। लो भाई, अब आते हैं इस सवालो जवाब की तरफ। कहां पे खुला है ये? जो शरादियाँ मेरे पास फेसबुक पे है ना, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उन्हें कैप्स और स्टार्स के कुछ लेक्चर्स शेयर करूंगा। बिलीव मी यार, टपा रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से जा रहा होता है सारा कुछ। आय हाय हाय, लो भाई सवाल आ गया, आ गया भी आ गया, सवाल आ गया। लाहौर दी जान अल्लाह जान, मुझे शर्म आ रही है, ऐसी बात ना करो ना यार। हाँ चलो यार, ये सवाल देखो। अच्छा, एवरीवन जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। पगले रुलाएगा क्या? चलो सवाल देखिए, कहता है फॉर ए स्पेसिफिक गैस Cp इज इक्वल्स टू 5/2R, फाइंड CV। Cp की वैल्यू गिवन है एक खास गैस के लिए, जो Cp की वैल्यू वो 5/2R है, फाइंड CV। द फॉर्मूला इज फ्रंट ऑफ यू। एवरीवन फटाफट शाबाश जवाब दीजिए जल्दी से। 5/2R माइनस CV इज इक्वल टू R, 5/2R माइनस R इज इक्वल टू CV। ये हो जाएगा 3/2R। मेरा ख्याल है बेइज्जती ना हो जाएगी, मैंने बगैर कैलकुलेट की, तुम्हें 3/2R ही बनता। क्या ख्याल है, सबने कर लिया? शाबाश शाबाश। शीजा का भी आज कमेंट आ गया, अल्लाह खैर ही करे। सर ये प्लीज कांस्टेंट प्रेशर वाला एक दफा रिपीट कर दे। अच्छा जी, मैं कर देता हूं। ये देखिएगा हफ्सा पुत्र, कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने कहा प्रेशर बढ़ सकता है, तो जो काम करूंगा, ये बात इक्वेशन मैंने कल भी लिखवाई थी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो इस केस में डेल्टा U की, डेल्टा U वाली वैल्यू जो पहले फाइंड आउट की थी वो पुट की, CV डेल्टा T, Q की जगह CP डेल्टा T और W पुट कर दिया। यहां से साबित होता है कि CV बढ़ा है, CV इज ग्रेटर देन CP इज ग्रेटर देन CV, राइट।
जबरदस्त, शाबाश। चलें आगे लेके चलता हूं उससे। शाबाश गजीमा पुत्र। लो जी बच्चों फटाफट से ना ये वैल्यूज लिख लो जो आपके सामने नजर नहीं आ रही ना, देखा अब आ रही हैं। ये वैल्यूज लिख लो, दीज आर द इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस की वैल्यूज आपके सामने मौजूद है। ये किधर गई, ये दिस वन 5/2R, फिर उसके बाद 3/2R, डायटोमिक के लिए 7/2R और 5/2R CV है, और ट्राइटोमिक के लिए 4R 3R, बिकॉज देयर वर क्वेश्चंस के जहां पे आपसे CP फॉर मोनोटॉमिक पूछ लिया जाता है, CP फॉर ट्राइटोमिक या पॉलीटोमिक पूछ लिया जाता है, तो फिर आप वहां पे फंस जाते हैं। सो राइट डाउन दीज वैल्यूज, मतलब बाद में लिख लीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू दीज स्लाइड्स। सो ये एक स्लाइड आपको बता दी मैंने, आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, सो देख लीजिएगा इसको। लारिश पुत्र क्या चीज समझ नहीं आई? लारिश पूछिएगा। लारिश जब तक क्वेश्चन पूछती है, स्लाइड आपके सामने आके सवाल पढ़ें और देखें। लारिश सवाल पूछ लो थोड़ा सा जल्दी। वैसे चैटिंग करनी हो हाँ तो जरा फेसबुक पे और उस पे व्हाट्सएप पे, तो फिर टाइपिंग स्पीड देखने वाली होती है बच्चों की। उतना वेटिंग, थोड़ा जल्दी देखें ना, थोड़ा जल्दी। पहले वाला क्वेश्चन, माँ सदके जाए प्यो लानता पाए, क्वेश्चन था ये। देखिए लारिश फॉर स्पेसिफिक, अच्छा नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। फॉर ए स्पेसिफिक गैस CP की वैल्यू गिवन है, CV फाइंड करना है बेटी। तो CP गिवन है, CV फाइंड करना है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ नीचे, CV की वैल्यू आ जाएगी, तो वो 3/2R आती है। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटी। क्लियर हुआ पॉइंट? बताइएगा। चलिए जी आगे लेके चलता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। सवाल इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, हर बच्चा फिसल जाता है इस पे। सवाल है, मैंने भी आपको पीछे टेबल भी लिखवा है। स्पेसिफिक हीट फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जुमले पे करें गौर, ये प्रोसेस कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होगी स्पेसिफिक हीट? 0, 5/2R, 3/2R या इन्फिनिट। भाईजान सारे के सारे बच्चे तवज्जो रखें मेरी तरफ और बात सुने गौर से। इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट हैपेंस? टेम्परेचर डज नॉट चेंज। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ही रेज नहीं करना, जितनी मर्जी हीट देते जाओ वो सारी की सारी कन्वर्ट होती जाएगी वर्क में। सो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ हीट लेने के बाद भी गैस वहां की वहां ही रहेगी, उसी टेम्परेचर पे रहेगी जिस पे मौजूद है। तो जिन बच्चों ने जवाब दिया डी, वो सारे अच्छे बच्चे हैं, और बाकी बच्चे अपनी करेक्शन कर लें। राइट? हाँ यार बात समझ में आई बच्चे लोग? 0 0 0। आयशा इन्फिनिट है इसका जवाब। बख्तावर शाबाश, बख्तावर भुट्टो। रोशेल याहू है, याहू। अच्छा जी आयशा पुत्र बात समझ आई। जॉन बात समझ, लॉजिक समझ आई जॉन? इसीलिए मैंने कहा था इस सवाल पे हर बच्चा तिलक जाता है, फिसल जाता है। हरीबा बेटी शाबाश। ओके जबरदस्त, एवरीवन इज क्लियर, देन दैट्स ग्रेट, जबरदस्त शाबाश। आगे लेके चलता हूं उसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन फ्रंट ऑफ यू। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 2 अल्फा, अल्फा 3 अल्फा। यह सवाल बड़ा ही मजे का और बहुत दफा पूछा गया, और मजे की बात यह है कि यह आपकी 9th क्लास की बुक से लिया गया। मोहम्मद साजिद कहते हैं सर एक दफा रिपीट कर दें। ऐसे बच्चे होते हैं, एक दफा ना कुछ चीज बांट रहा हो तो लेके जाते हैं, फिर दोबारा कहते हैं एक दफा और दे दे मेरे छोटे भाई का, फिर आ जाते हैं एक दफा और दे दे मेरी छोटी बहन का, फिर एक दफा आ जाते हैं एक दफा और दे दे मेरे अब्बू का, अम्मी का, ढेर सारी चीजें ले जाते हैं।
यार मोहम्मद साजिद देखो मैंने मजाक किया, इसको दिल पे नहीं लगाना, चलो लगा भी लोगे तो कोई बात नहीं। खैर मोहम्मद साजिद मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन ये था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगी। सिंपल सी बात है, प्रोसेस है आइसोथर्मल, टेम्परेचर ने तो बढ़ना नहीं, जितनी मर्जी हीट देते हो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आपने 1000 जाउल हीट दी, टेम्परेचर उधर ही है, 10,000 जाउल हीट दी, टेम्परेचर उधर ही है, टेम्परेचर में तो इजाफा आ ही नहीं रहा। सो अगर आप इन्फिनिट अमाउंट भी हीट दे दोगे, टेम्परेचर विल रिमेन देयर। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज इन्फिनिट, डी, राइट। और साजिद बात समझ आई यार? हाँ, सवाल था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, उसको, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होगा। तो यार ये देखो जरा सारे बच्चे, यहां पे नजर आएगा, यस यहां पे नजर आएगा। आपने पढ़ा था जो लीनियर एक्सपेंशन है ना, उसका कोएफिशिएंट अल्फा होता है लीनियर के लिए, और वॉल्यूमेट्रिक के लिए बीटा होता है। 9वीं की किताब में इसका जवाब लिखा हुआ है कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। सो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है वो 3 टाइम्स लीनियर के इक्वल होता है। ये 9वीं जमात का सवाल था, ठीक है। हाँ भाई, शाबाश हबीबा। ओके, लेट्स मूव ऑन। यार ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। कहता है कि which substance out of these will have highest specific heat, इनमें से किस सब्सटेंस की, किस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट ग्रेटेस्ट होगी। ए बी सी डी, किसकी। ये जो ग्राफ आपके सामने ड्रॉ किया गया है, लेट मी शो यू दिस ग्राफ इफ यू कैन सी माय कर्सर। तो ये जो हीट है, एच बोले तो हीट इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, and temperature is temperature is taken along x axis. so भाईजान इस ग्राफ की स्लोप क्या जाहिर कर रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा हीट, कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है। तो अगर आप देखो ए को, ए में ए की स्लोप सबसे ज्यादा, यानी ए सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जबकि अगर आप डी को देखो, डी थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके भी टेम्परेचर को रेज कर रहा है। तो किसकी स्पेसिफिक हीट हाईएस्ट होगी। एवरीवन जस्ट, जिस बच्चे ने भी जवाब दिया ए, शाबाश, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दैट मींस ग्रेटर स्पेसिफिक हीट। शाबाश, गुड। लो भाई एक सवाल और आ गया, ये इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड सवाल है। इन गैस, अ गैस इज टेकन फ्रॉम ए स्टेट टू सी स्टेट इन 2 मेथड्स, 2 तरीके से लेके जाई जा रही है। आपके सामने ड्रॉ किए हुए, एक एओसी है और एक एबीसी है। अब वो कहता है कि किस में डेल्टा यू का चेंज ज्यादा आएगा। जवाब भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, अल्लाह ले। सवाल है किस में डेल्टा यू ग्रेटर होगा, एओसी में, एबीसी में, बोथ में सेम, डी नन। क्या ख्याल है? डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। सो भाईजान दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम आएगा। शाबाश हबीबा, शाबाश कोमल, शाबाश सनिया, रुशेल, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश साजिद। वो कहां गए यार, एक अभी अशरादा था एकदम गायब हो गया। सारा, शाबाश जी, सारा भी पार्टिसिपेट करी, देन दैट्स गुड यार, शाबाश जी, इंडिपेंडेंट ऑफ बात, शाबाश सनिया। ले जी, एक 2 स्लाइडें रह गई, बस फिर खत्म हो जाएगा मामला। यार ये सवाल टेम्परेचर वाले टॉपिक से बिलोंग करता है। होप सो आपने अपने केमिस्ट्री में भी ये पॉइंट पढ़ा होगा। नहीं, केमिस्ट्री में जो आपने सवाल पढ़ा ना, मैं आपको वो बताता हूँ। केमिस्ट्री में आपने सवाल, अच्छा ये भी नहीं पढ़ा हुआ, चलिए केमिस्ट्री में आपने एक सवाल पढ़ा हुआ। ये स्लाइड नंबर 14 आपके सामने खुली हुई है, इसको जरा देखिए। इसको देखने से पहले मेरी एक बात गौर से सुनिएगा। केमिस्ट्री में आपने ना एक सवाल पढ़ा हुआ है, एट विच टेम्परेचर
सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट हैव इक्वल वैल्यूज, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की किस टेम्परेचर पे इक्वल वैल्यूज होती हैं? तो लिख लो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 पे आपस में इक्वल होते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स डिग्री फ़ारेनहाइट एट -40 डिग्री, यानी जब -40 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो फ़ारेनहाइट में भी -40 ही होगा, वरना टेम्परेचर आर डिफरेंट। आपको पता है कि जिसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में वो 212 होता है। जब हमें बुखार चढ़ता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, तो वो असल में डिग्री सेंटीग्रेड में 38 डिग्री होता है। सो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज आपस में डिफरेंट है, मगर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 के ऊपर इक्वल होते हैं। इसी तरह एट व्हाट, जो स्क्रीन तुम्हारे सामने है, जो स्लाइड तुम्हारे सामने, एट व्हाट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। अब किसकी बात कर, कैलकुलेशन लंबी सारी कैलकुलेशन करवाने का फायदा कोई नहीं होगा, सिर्फ लिख लो, असल चीज वैल्यू है। मैंने ई-कैट में इसकी कैलकुलेशन लिखवाई थी, बच्चे वो बड़ी बेइत्मादे होते हैं, वो कहते सर हमें कैलकुलेशन बता दें, तो मैंने करके ना फिर वो मैंने बच्चों को सेंड कर दी थी कैलकुलेशन, उसकी सॉल्व करके राइट डाउन करके, मतलब उसकी वीडियो बना के सबको भेज दी थी। इसकी कैलकुलेशन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट at 574, at the value of 574 केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है। सो इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि नहीं मिली? ओह पता है यार, बच्चों को तो पता है 37.7 होता है, बड़ी गल है, बता बड़ी गल दसी मैं 38 अप्रोक्सीमेटली दसिया यार, बच्चे तो छा गए, किड्स नो। अच्छा मैंने अपनी दसो ना बड़ी, मैं बोस्ट शेखी मारी है, बड़ी नवी गल दसी, बच्चे ने तो पता, दैट्स गुड यार, अच्छी बात है। सो भाई आगे आ जाओ, कार्नोट इंजन। Before these are the two questions of Carnot engine in front of you. Before discussing these two questions, I have to discuss the second law of thermodynamics. Second law को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद टाइम हुआ तो आज ही थोड़ा सा यस नाउ इट इज क्लियर, आज ही थोड़ा सा जो है ना वो भी डिस्कस कर लूंगा। क्या डिस्कस कर लूंगा? FLP। लीनियर पे अल्फा है जी बेटा, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी अगर मैं इसे गर्म कर रहा हूँ उसकी लंबाई में कितना इजाफा आ रहा है, दैट इज लंबाई में इजाफा पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ जो लंबाई में इजाफा आ रहा है उसे कहते हैं अल्फा, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर इसे दूध की एग्जांपल दूं, अगर दूध को आप डाल के देचकी में गर्म करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय बीटा, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, दानिया ने कितना खूबसूरत सवाल किया। दानिया कहती हैं सर ये पानी की बोतल दीजिएगा, नहीं मतलब दानिया ये नहीं कहती, दानिया कहती हैं सेंटीग्रेड और केल्विन कब इक्वल होंगे। खाली है? फिर एक काम करते हैं सर, मेरे बैग में बॉटल है, नीले रंग का बैग, ऐसे प्लीज, प्यास लग गई, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा क्या कहने लगा था? हाँ मैं कहने ये लगा था सेंटीग्रेड कैन नेवर बी इक्वल्स टू केल्विन। वाई? भाई देखो सेंटीग्रेड केल्विन क्यों सेंटीग्रेड की इक्वल नहीं हो सकता? सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू उसमें 273 ऐड करोगे तो फिर केल्विन आएगा। इट कैन नेवर एवर बी इक्वल्स, दे कैन नेवर एवर बी सेम। आयशा, आई कुडंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। सर क्या यंग डबल एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन द स्लिटर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के इन वेलोसिटी के इनवर्स है फ्रीक्वेंसी की? बेटी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट का कोई रिलेशन नहीं है स्लिट्स के साथ, राइट? स्पीड ऑफ लाइट है, और बाकी दो चीजें जो मैं आपके क्वेश्चन की समझा नहीं। ठीक है, जरा
चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और मैं सेकंड लॉ आपको करवाता हूं। यहां तक मेरे किसी बेटी का क्वेश्चन, सर आप पता कैसे हंसते हैं? नहीं मुझे नहीं पता, बताइए। श्योर बेटे जरूर सेंड कीजिएगा। किप्स में क्या गलती नहीं हो सकती? किप्स में गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किप्स में भी इंसान ही काम करते हैं। अच्छा जल्दी के साथ अपना क्वेश्चन भेजें। आपका क्वेश्चन ऊपर पहले पता है क्या था? आपका क्वेश्चन था वॉल्यूम 3 प्लेन्स 3 अल्फा। पहले मैंने पूछा तो आप कहती हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आपकी बातें ना थोड़ी सी बिखरी बिखरी। चल बख्तावर बता दे क्या कहना। बातें बिखरी बिखरी हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। एक ही बात ना तसल्ली से एक ही लंबे सारे कमेंट में भेज दे ताकि मैं उसे जब पढ़ूं तो मुझे आपका सवाल समझ में आ जाए। राइट यहां पे नजर आएगा ना लिखा हुआ? यहां से करते हैं। थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में दूसरा कानून अब बता दे। चल रहने दे लगा दिया, बता दे अब। चलिए जी इस तब तक बख्तावर और आयशा अपना कमेंट प्रिंट राइट। लो हद हो गई। कुछ नहीं सर, मैं तुम्हारे सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। नंबर से कह दिया कुछ नहीं, कुछ का भी किच लिख दी। चलो कोई नहीं, मुझे सवाल बता दो, आई ट्राई टू आंसर दिस। ज़ाहरा आप भी अपना सवाल ज़रूर भेजिएगा। काइंडली नाम लिख दिया करें साथ सवाल के, मुझे ज़रा आसानी हो जाती है। शैतान मतलब आपका उस्ताद है वो बच्चा है नहीं बा। लेकिन तुम्हारी फफो तो नहीं आ गई। ले जी तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। सेकंड लॉ हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ हीट इंजन। जो इंजन हमारी गाड़ी में लगा होता है, जो हमारी बाइक्स में लगा होता है, उसकी वर्किंग को समझने के लिए वी स्टडी द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सेज दैट, जुमला गौर से सुनिएगा, पढ़ा नहीं जा रहा। ओके बैटरी इज डेड नाउ। चलिए जी जब तक बैटरी चेंज होती है जब तक हम आगे चलते हैं। तवज्जो के साथ बात सुननी है। बैटरी तवज्जो के साथ बात सुननी है आप लोगों ने। स्क्रीन ही बंद होने लगी है, आपने बात की सुननी। चलिए ठहर जाए। बल्कि अभी नहीं मजा आना। जब तक बैटरी चेंज होती है आयशा बच्चे यू कैन सेंड योर क्वेश्चन। और बख्तावर आप भी बता सकती हैं जब तक बैटरी चेंज होती है। यू कैन ऑल्सो टेल। चलें जी वी आर बैक। वो मर जाती है तो बदल देते हैं। यस देखो अब देखो ना, तुमने सही बात लिखी तो मुझे समझ में आ गई। बीटा इज इक्वल्स टू रियल फाइन वॉल्यूमेट्रिक सी प्लेन। शाबाश, गुड, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही लिखा आयशा। बख्तावर वो मर जाती है तो बदल देते हैं। बख्तावर मैंने समझा करवा दिया। क्या करवा दिया बेटी? अच्छा वो करवा दिया, बैटरी करवा दी चेंज। बख्तावर तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नहीं जी एवरीवन बी विद मी। बेटा बच्चों सब बच्चे सब मेरे साथ जरा रहिएगा। इस केस में सेकंड लॉ ये कहता है इस कायनात में कोई ऐसी मशीन नहीं कि जो उसे एनर्जी दी जाए वो सारी की सारी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे।
बगैर कुछ वेस्ट किए। इस कायनात की कोई ऐसी मशीन नहीं कि जितनी एनर्जी उसे दी जाए वो सारी की सारी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे, आउटपुट में कन्वर्ट कर दे विदाउट वेस्टिंग। तो भाईजान इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विल वेस्ट सम ऑफ इट्स इनपुट। इसी तरह इंजन भी जो एनर्जी उसे दी जाएगी उस एनर्जी को लेट्स से हम Q1 कह रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा Q2 वेस्ट करेगा और कुछ हिस्सा वो वर्क की शक्ल में कन्वर्ट कर देगा। और हमारे बच्चों के ब्रेन्स, हमारे बच्चों के दिमाग भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम करते हैं। आप जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन दे दें पेपर में थोड़ी सी जाएगी, बाकी सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट हो जाएगी। खैर एनीवेज, मैं कहता हूं कि वो जो एनर्जी देने वाली सोर्स है, जहां से एनर्जी आ रही है, यू मे कॉल इट सोर्स, आप उसे सोर्स भी कह सकते हैं, और जहां पे एनर्जी वेस्ट हो रही है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंक। फिर जहां से एनर्जी आ रही है उसका एक और नाम भी है, उसे हाई टेम्परेचर रेजर्वायर भी कहते हैं, HTR भी कहते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे होता है, हॉट होता है, एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है इंजन को, और जहां पे एनर्जी जाया हो रही होती है दैट इज कॉल्ड एज LTR, लो टेम्परेचर रेजर्वायर। प्लस वन मोर थिंग, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात एनर्जी की वैल्यू नहीं पता होती है आपको, तो आप टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाई टेम्परेचर रेजर्वायर का टेम्परेचर T1, लो टेम्परेचर रेजर्वायर का टेम्परेचर T2। सो T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर, हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। अब अगर आपसे कोई पूछे यार ये जो हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, सो भाई इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कैसे करोगे? वर्क इज इक्वल्स टू Q1, जितनी एनर्जी दे रहे हो वेस्ट होने वाली माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास वो रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगी जो इस्तेमाल हो रही है यूजफुल वर्क की शक्ल में, राइट? लो भाई, दिस इज योर वर्क डन। अब अगर मैं तुम्हें कहूं मुझे कार्नोट इंजन समझाओ, ये तो एक इंजन का सिंपल सा सादा सा प्रिंसिपल है, कैसे इंजन काम करता है, कार्नोट इंजन कैसे काम करता है। जुमला सुनना जरा गौर से। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्नोट इंजन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। 2 से 3 मिनट हैं, 4 मिनट है मेरे पास, कार्नोट इंजन को खत्म करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर आज 11वें चैप्टर को पढ़ा देंगे। कल से इंशाअल्लाह चैप्टर 9, 10 और 8 के जो FLPs हैं वी विल डिस्कस देम। लो भाई, लेट्स टॉक अबाउट कार्नोट इंजन। सादी अच्छा किसी को ऐसी दिल कर रहा है मेरा, किसी को सादी कार्नोट की थ्योरी बैकग्राउंड पता है? हु वाज सादी कार्नोट? और ये कार्नोट थ्योरम उसने क्यों दिया था कार्नोट इंजन को एक्सप्लेन करने के लिए? इसकी वजह क्या बनी थी? इसको पढ़िएगा कभी। आप कहां पढ़ेंगे? आप वो नहीं पढ़ते जो आपका सिलेबस, जो आपका सबक है, आपने कहां पढ़ना। चखा छोड़ें, ऐसी मजाक करो। वैसे अगर कभी दिल किया तो पढ़िएगा। एंट्रोपी का टॉपिक हालांकि मैं करवाता नहीं होता, बड़ा सिंपल सा एक ही फॉर्मूला चले मैं बता दूंगा। कल तो गल पै जानी। कार्नोट इंजन जो है दैट इज व्हाट इज कार्नोट इंजन। सादी एक जंग हुई थी फ्रांस और ब्रिटेन की, जिसमें फ्रांस को बहुत फेंटी लगी थी, ब्रिटेन ने फ्रांस को बुरी तरह हराया था। फ्रांस की आर्मी में एक सादी कार्नोट नामी शख्स था। ही वाज मेयरली 26 ईयर ओल्ड एंड जस्ट अ सोल्जर। इसके हेड्स ने कहा कि सिलेबस नहीं है अभी आया। Electrons will not undergo any kind of young double slit experiment. अच्छा,
तो भाई उस फ्रांस की आर्मी में कार्नोट नामी शख्स था। तो भाईजान उस कार्नोट को काम ये दिया गया कि वो सोल्जर कहा गया कि भाई फाइंड आउट कर हमें जंग में क्यों फैंटी पड़ रही है। तो कार्नोट ने कहा कि जो ब्रिटेन है, बरतानिया जो है, उसके पास जो इंजन्स मौजूद हैं, स्टीम इंजन्स मौजूद हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। हमारे स्टीम इंजन्स एफिशिएंट नहीं, हमारे स्टीम इंजन्स भट्टों के ज़माने के लगे हुए, यानी उसने ये कहा होगा पुराने ज़माने के लगे हुए। ये 17th सेंचुरी की बात करूं, 1830 की तकरीबन लगभग के करीब बात करूं, जब उसने ये बताया गया, जब उसने ये बताया कि यार हमारे स्टीम इंजन अच्छे नहीं है, तो उसके जो हेड सोल्जर्स थे, जो उसके ऊपर जिसको हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन्होंने उसे एक टास्क दिया कि ड्राइव अ स्टीम इंजन विच इज मोर एफिशिएंट देन इवन ब्रिटेन स्टीम इंजन, जो ब्रिटिश के, बरतानिया के स्टीम इंजन से भी ज्यादा एफिशिएंट हो। खैर फिर उसने एक थ्योरम दिया, अपनी किताब के अंदर एक थ्योरम दिया कि जो भी इंजन इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेगा वो इस कायनात का सबसे एफिशिएंट इंजन होगा। वो थ्योरम उसके मरने के 6 साल बाद 1840 में तकरीबन पब्लिश हुआ। खैर इतनी लंबी बात को मैंने काट छांट के छोटा करके बता दिया, बस बात ज़हन में जो आ गई थी। सो भाई उस कार्नोट थ्योरम में क्या था? कार्नोट थ्योरम में ये था कि जो भी इंजन इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेगा ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस, उसके लिए एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, लाइक दिस। ये जो मैंने सबसे पहला लिखा, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस है, इसे लिख देता हूं, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। भाईजान अभी 10 मिनट हैं, चलिए मुझे 2 मिनट तो दे दें। हाँ जी, फ्रेंच इंजीनियर था, प्लस ही वाज अ सोल्जर इन आर्मी, ही वाज फाइटिंग अ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रेंच वॉर, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। शीजा ने मेरी बात की, वो तो कर दी। मैं इसकी डिटेल में कभी कहानी सुनाऊंगा, बल्कि इसकी कहानी पे कभी वीडियो बनाऊंगा, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है इसकी। खैर सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहला स्टेप है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा, बस ये स्टेप सुन ले। शुरू में लेट से जो इंजन है वो हाई टेम्परेचर पे है, इंजन इज एट हाई टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर है इंजन का, जुमला बड़ा अहम है। पहले स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पुत्र आप ज़रा ठहर जाओ, जरा मुझे मैसेज भेज देना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या कहती है कि जब आप किसी गैस को एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंशन के दौरान मैंने बताया था एनर्जी कम होती है, बट द स्टेप इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर विल रिमेन सेम। यानी एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर गैस का कम हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट अंदर ट्रेवल कर रही है। सो पहले स्टेप को हीट इनपुट स्टेप भी कहते हैं। आइसोथर्मल पहला जो है, फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल, पहला जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का स्टेप है। इस पहले स्टेप में याद रखिएगा हीट इनपुट आती है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हीट इनपुट, इस स्टेप को हीट इनपुट स्टेप भी कहते हैं। ये वो स्टेप है जिसमें इंजन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट इनटेक लेता है काम करने के लिए। इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज adiabatic expansion. Adiabatic is a sudden expansion. So in this step, in adiabatic, मुझे हंसी आ गई, मैं कार्नोट इंजन पढ़ा मरने वाला हो गया। वो ज़हरा लगी हुई है, आइसो यंग डबल एक्सपेरिमेंट में ये हो गया, वो हो गया, बेटी क्वेश्चन मुझे भेज दे। खैर एनीवेज, सो द सेकंड स्टेप इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। व्हाट हैपेंस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन? ये सडन एक्सपेंशन है, जो हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में ली गई, उस हीट को इस्तेमाल करते हुए सडन एक्सपेंशन की जाएगी। और असल में ये जो सेकंड स्टेप है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये वो
बस जाने लगूं मैं अभी, स्टक नहीं है जैनब, जस्ट रिफ्रेश योर पेज। सो ये वो पॉइंट है, ये वो स्टेप है जहां पे जो यूं समझ लीजिए यूजफुल काम करता है इंजन। सो इन दिस स्टेप इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इंजन डज अ यूजफुल वर्क, इंजन जो है वो एक यूजफुल काम करता है। नहीं नहीं ज़ारा, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, मुझे ऐसी बस हंसी आ गई है उस बात पे। सो मेरा बच्चा तो डांटा नहीं है आपको। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि सडन एक्सपेंशन होगी, टेम्परेचर विल फॉल, टेम्परेचर विल लोअर डाउन, टेम्परेचर विल फॉल, टेम्परेचर विल डिक्रीज, सडन एक्सपेंशन है। और इसमें वर्क होगा, काम होगा, वर्क इज डन। फिर उसके बाद के दो प्रोसेसेस वो भी आगे जानते हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर फॉल होके T2 हो जाता है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, इसमें एग्जॉस्ट होता है, जो हीट जाया होनी होती है वो निकल जाती है। बंद करने लगे हो भाई, 1 मिनट यार, सिर्फ 1 मिनट भाई, 1 मिनट, अल्लाह का वास्ता 1 मिनट भाई। ये आखिरी स्टेप जो ना ये एडियाबैटिक कंप्रेशन के, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इससे पहले कि अल्लाह